इंडिया के कुछ क्रिटिक्स ये आवाज दे रहे हैं जी कि इंडिया इज टर्निंग इनटू हिंदू पाकिस्तान। वो ये कहना चाहते हैं कि ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म हमारे यहाँ पे मौजूद है। हिंदुत्व इज दैट सिविलाइजेशनल प्राइड या उसके अंदर कोई इलेक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? हिंदुत्व जो है वो एक सियासी स्लोगन है। 46 47 से लेकर 2026 आ गया है, अभी तक ये पूछ रहे हैं जी कि इंडिया में मुसलमान इंटीग्रेट कैसे हो। ये देखें आप, आमिर खान मुत्तकी जब हिंदुस्तान आए तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, तो उनके इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद में लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चे निकले हुए हैं सड़कों पे। 50 साल पहले हमने पहली बार ये नारा सुना था जी इस्लाम खतरे में है, और उस जमाने भी लोग पूछ रहे थे यार 97% पॉपुलेशन तुम्हारी मुसलमानों की, इस्लाम खतरे में कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पर है? आज भी वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। देखें क्रिकेट में आजकल क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान इंडिया के यू टर्न्स, बात करनी है नहीं करनी है, तीसरे बंदे के थ्रू बात करनी है। शुरुआत इंडिया ने की सबसे पहले कि जी वो हम जाके एशिया कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में। पैसा मिलता है खेलने के लिए तो खेलना तो पड़ता है। हाथ राइट। मिलाने का पैसा नहीं मिलता, अगर वो मिलता होता तो हाथ भी मिला लेते। अब मामलात जो हैं हमारे इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आईसीसी इवेंट्स में भी हम एक दूसरे के मुल्क में जाना नहीं चाहते। सब पिछले 40 साल से हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया ने जो है कश्मीर पर प्लेबसाइट नहीं कराया और इंडिया ने प्लेबसाइट नहीं कराया। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि जिन्ना साहब जो थे वो प्लेबसाइट के हक में नहीं थे। यही कहा गया था कि जी आप हैदराबाद दक्कन से अगर अपना क्लेम जो है वो हटा लेते हैं तो आप जम्मू कश्मीर रख लें। नवाबजादा लियाकत अली खान ने कहा कि शौकत, क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियों के लिए हैदराबाद दक्कन जैसी अमीर रियासत को छोड़ दूं। इंडिया की एक पॉलिसी है ऑफ आइसोलेटिंग बोथ इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। देखें, अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो नैरेटिव है अगेंस्ट इंडिया उसको तक़वियत मिलती है। जिहादी एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। आम सिविलियन की आवाज़ जो है वो सप्रेस की जाती है। साहब अभी बसंत हुई है, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, मैं कहता हूँ जी डावोस हुआ था, इतने गोरे जो है मैंने कभी लाहौर में इकट्ठे नहीं देखे। बिल्कुल, तो देखें तो ये तो अब कोई अगर ये समझता है कि जी इतना आसान है किसी मुल्क को आइसोलेट कर देना, तो मैं नहीं समझता, ये एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। अब आप कश्मीर को कैसा देखते हैं? अब हालात कैसे हैं वहाँ पे? कोई स्टेबिलिटी बेहतर है? एजुकेशन बेहतर हुई है? इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं कश्मीर के? तो असल मसला आज कश्मीर के अवाम का जो है वो 370 नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मदद उनको नहीं मिली उस वक्त। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम कश्मीर के लिए पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दें? इमरान खान साहब का ये बयान है। तो फ़ौज ने तो कहा है कि हम तो मानते ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आर्टिकल 370 और नो आर्टिकल 370 मेक्स नो डिफरेंस टू अस। पाकिस्तान फौज ने कहा है कि भाई अब से खत्म, हमें मिनरल्स बेचने हैं, हमें भी कुछ दुनिया के अंदर आगे पहुंचना है, तो इसलिए जहाद नहीं चल सकता। हाँ, वो जिहाद की जो एज है ना वो ख़त्म हो गई है अब, और कश्मीरी अवाम को भी ये बात पता चल गई है। तो जी आज हमारे साथ हैं श्री अरविंद सहारन साहब। ही इज द वन ऑफ द नोन एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान पीस। हिंद से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान से कोई बोक्स नहीं। मैं अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि अरविंद सहारन साहब कई बार पाकिस्तान में आए हैं, उनसे मेरी एलएलएफ पे मुलाकात भी हुई थी। And he's a gem of a person, got some bright ideas and some good ideas about India and Pakistan. तो जी अभी रिसेंटली सर आपसे एक डिस्कशन की थी मैंने ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट में आजकल क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान इंडिया के यू टर्न्स, बात करनी है नहीं करनी है, तीसरे बंदे के थ्रू बात करनी है, क्या कहानी जी जरा एक्सप्लेन कर दें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका उस्मान साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए सबसे पहले तो। जी, आपने क्रिकेट की बात की तो देखें कितने अफ़सोस की बात है कि अब आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम एक दूसरे के मुल्क में ट्रैवल नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके नहीं खेलेंगे। इससे पहले बात जब शुरू हुई थी, शुरू में अगर आपको याद हो जब टेरर अटैक वगैरह हुए मुंबई के, और फिर धीरे-धीरे ये बातें होनी चली कि जी हम बायलैटरल सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, आईसीसी इवेंट्स में हमारी मजबूरी होगी, और फिर धीरे-धीरे अब मामलात जो हैं हमारे
इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आईसीसी इवेंट्स में भी हम एक दूसरे के मुल्क में जाना नहीं चाहते। पहले पहले ट्रैवल कर लेते थे, अब वो भी नहीं होता। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही, एक ये कहें कि मायूसी की सूरत हाल है जनाब। हम्म, कि जो फैंस हैं, स्पेशली दोनों तरफ, जो अच्छी क्रिकेट होते हुए देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके मुल्क में कोई बड़ा सुपरस्टार आके और खेले। एक असल इम्तिहान किसी भी खिलाड़ी का तब होता है कि जब वो दुनिया के हर ग्राउंड में जाके खेलता है, वहाँ परफ़ॉर्म करता है, उनकी जो विकेट्स हैं, उनके ऊपर जाके उसका रियल में टेस्ट होता है, ठीक है? बिल्कुल जी। सचिन की जब हम बात करते हैं, तो वो उनका जो डेब्यू है पाकिस्तान में, उस पर कितना ज़्यादा लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है कि एक 16 साल का लड़का आके ग्राउंड में वकार यूनुस को, इमरान खान जैसे फ़ास्ट बॉलर्स को फेस कर रहा था। जी। तो अब आज की जो जनरेशन है, उन्होंने देखा ही नहीं है विराट कोहली को अपने प्राइम में, या रोहित साहब, शर्मा सचिन को। भाई के तो हम भी फैन हैं। सचिन भाई हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट एवरी टेस्ट प्लेइंग नेशन। उन्होंने हर मुल्क को उसके मुल्क में जाके मारा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रिकेट इज लेजेंड, सचिन इज गॉड। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता उनकी एबिलिटीज पे। जी, ऐसा ही है। तो अगर जो अब कितने बड़े-बड़े जो ग्रेट्स रहे हैं इंडिया के, अभी रिसेंटली जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, रोहित शर्मा हों या विराट कोहली हों, वो उन्हें मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान में खेलने का इतना। सो हाउ अनफॉर्च्यूनेट। अब जब हम ये खबरें सुनते हैं इस तरह की जी कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, वेल शुरुआत इंडिया ने की सबसे पहले कि जी वो हम जाके एशिया कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में। फिर वो ट्रॉफी के दौरान हमने देखा कि जी वो हैंडशेक नहीं होगा, जबकि पिक्चर्स में हमने देख लिया था कि हमारे इंडियन कैप्टन ने आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनसे बैक स्टेज तो उनसे हाथ भी मिलाया था, मुलाकात भी की थी, चेहरे पे एक स्माइल भी थी। अब वो पब्लिक के अंदर आके और एक तरह से ना ये कहें कि जो शिप है उसका मुज़ाहरा करना चाहिए था, स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है उसका मुज़ाहरा करना चाहिए था, वो उन्होंने जी। किया नहीं। अब मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, ये वैसे ही है कि आप कहें जी हम जाके खेलेंगे, मगर उनसे हाथ नहीं मिलाएँगे। तो भई स्पोर्ट्स तो है ही, इट इज़ ऑल अबाउट नोबडी इज़ बिगर देन द गेम। ऑफ कोर्स। ठीक है? तो गेम का ये तकाज़ा है कि आपको उसी गेम की इज़्ज़त रखते हुए अपने अपोनेंट से हाथ भी मिलाना होता है। और जब आप नहीं मिलाते हैं तो फिर मैसेज कितना खराब जाता है। तो बात सीधी-सी है सर, पैसा मिलता है खेलने के लिए तो खेलना तो पड़ता है। हाथ राइट। मिलाने का पैसा नहीं मिलता, अगर वो मिलता होता तो हाथ भी मिला लेते। हुँ, ठीक सही है? कहा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ना? बिल्कुल सही और कहा। अब जो सिचुएशन बनी है कि जी अब देखें, इंडिया ने कहा कि बांग्लादेश में जाके नहीं खेलते हैं, बांग्लादेश ने कहा कि जी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे जाके। तो जी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि जब आप सियासत को खेलों के अंदर उनकी मुदाखलत हो जाती है और उसके चलते जो फैन्स हैं, जो जेन्युइन क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो कि गेम के लवर्स हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। और नैरेटिव जो है, वो हम जो हैं मेन स्ट्रीम हमारे जो हीरोज़ हैं, जो कि कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट उनका रोल है दोनों मुल्कों को करीब लाने में। क्योंकि मैं ये समझता हूँ खिलाड़ी जो होता है वो किसी एक मुल्क का ही नहीं होता, वो उनके फैन्स का होता है। जहाँ कहीं भी उसके फैन्स होते हैं, उनका होता है। तो फिर आप सबका दिल तोड़ देते हैं। और आप ये मैसेज भी देते हैं कि भाई तुम क्रिकेट ना खेलो, तुम वही तुम्हारे मुल्क में जो हो रहा है, मसलन कोई दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, तुम जिसके अंदर मुब्तला रहे हो, एक अरसे दराज से तुम उसी में पड़े रहो। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को एक उम्मीद दें, उन्हें नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें। फिर वो चाहें आप खेल हो, त्योहार हों या कोई और मौके हों एंटरटेनमेंट के, कल्चरल एक्सचेंज के, तो वो उनका भी हक है। बट इसमें असल में जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हमने रिसेंटली देखी हैं, बहुत ही मायूस-कुन है जी। मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ देख के। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि कोहली जी के पोस्टर्स जो हैं, मैं लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में देख चुका हूँ। दे आर फैन्स अक्रॉस द वर्ल्ड और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के भी फैन्स होंगे इंडिया में। ओह येस, क्रिकेट एज़ क्रिकेट शुड बी अ स्पोर्ट, और इसको पॉलिटिसाइज़ करना दोनों तरफ से शुडन्ट रियली बी, इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट। एब्सोल्युटली।
सर, रिसेंटली आपने एक पॉडकास्ट किया था, डिस्कशन हुई थी आपकी मुनीर कादिर साहब के साथ। कुछ कश्मीर के टॉपिक को भी आपने टच किया था। उसमें सर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि लियाकत अली खान साहब को ऑफर हुई थी कि कश्मीर पे एक डील कर लें। वो डील क्या थी सर? उसकी एग्जैक्ट स्टोरी क्या है? जी, उसकी जो स्टोरी है वो मैंने अपने मुख्तलिफ जो भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें उनमें भी बयान की है। और हमारे जितने भी डिस्कशंस होते हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, उसमें मैं कोई अकेला नहीं हूँ, हमारे और भी जितने साथी जो ये प्रोग्राम करते हैं, हर किसी ने इसके ऊपर बात की है। सबसे पहले तो मुनीब कादिर साहब को शायद ये अंदाज़ा ही नहीं था कि जिन्ना साहब और लॉर्ड माउंटबैटन के दरमियान नवंबर 1947 के फर्स्ट वीक में मुलाकात हुई। वहाँ पे उनसे कहा गया माउंटबैटन की तरफ से कि जी मैं हिंदुस्तान से ये पेशकश लेकर आया हूँ कि हम जो हैं जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर इनमें हम जो है प्लेबिसाइट करा लेते हैं, रायशुमारी करवा लेते हैं। तो जिन्ना साहब का ये ख़्याल था कि जो लेजिटिमेट रूलर है किसी प्रिंसली स्टेट का, ये उसका इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। ये उनकी पोज़ीशन थी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। इसलिए उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया इस ऑफ़र को। तो पाकिस्तान भी तो रायशुमारी की ही बात कर रहा है तकरीबन 80 सालों से। हर यूएन के प्लेटफ़ॉर्म पे देखें, किसी भी आलमी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके पाकिस्तान यही बात करता है ना, कि जी आप हिंदुस्तान ही इस मसले को यूनाइटेड नेशंस में लेके गया, जवाहरलाल नेहरू, अब हिंदुस्तान ही प्लेबिसाइट नहीं करवा रहा है। तो फिर हमारे जैसे लोग तारीख़ के पन्नों में जाके टटोल के ये चीज़ भी बताते हैं कि भई जिन्ना साहब ने मना किया था प्लेबिसाइट के लिए, क्या आप ये बताएँगे अपने अवाम को? पॉइंट नंबर 1। सर, पिछले 40 साल से हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया ने जो है कश्मीर पर प्लेबिसाइट नहीं कराया और इंडिया ने प्लेबिसाइट नहीं कराया। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि जिन्ना साहब जो थे वो प्लेबिसाइट के हक में नहीं थे। वो नहीं थे। आप अभी भी अब एज़ ऑफ़ नाउ जब हम बैठे हैं, आप अपने लैपटॉप पे सर्च करें जी, जिन्ना माउंटबैटन टॉक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से वो डॉक्यूमेंटेड हैं। कोई भी इंसान जाके पढ़ सकता है। उसके बाद जो है, पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन जो है वो कबूल की, क्योंकि नवाब जो थे जूनागढ़ के, उन्होंने पाकिस्तान के हक में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। तो ये उससे हुआ ये कि पाकिस्तान का जो केस था जम्मू-कश्मीर पे वो बड़ा कमज़ोर हो गया। ये आपके एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है कि जब हमने जूनागढ़ के एक्सेशन को कबूल किया, तो हमने कश्मीर पे अपने केस को बड़ा कमज़ोर कर दिया उससे। क्योंकि फिर इंडिया कह सकता है कि जी इंडिया का तो क्लेम ही यही है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसके मुताबिक महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को चुना है। अब लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक जाली दस्तावेज़ है। उमर चीमा नाम के एक आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक मर्तबा एक प्रोग्राम में ये बात कही। मुझे बड़ी हैरत हुई और बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। तो अगर कोई जाके उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहे, आज गूगल कर लें आप, आपको मिल जाएगा वो। उसमें महाराजा हरि सिंह के अलावा हिंदुस्तान की तरफ से उस वक़्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन के साइन हैं। वही लॉर्ड माउंटबैटन जो कि वायसराय थे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, और जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट भी थे। जी। तो ऐसे शख्स के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट को ये कह देना जाली है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है तारीख़ के साथ भी, सर, नाइंसाफ़ी बहुत है। बड़ी ज्यादती है और 1945 के डॉक्यूमेंट जाली बनाना भी आसान काम ना होगा। नहीं होता इस तरह से, दुनिया नहीं जी। मानती है इस क्लेम को। फिर ये है कि सरदार शौकत हयात खान ने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से कहा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वो मेनली वो सरदार पटेल की तरफ से ऑफ़र लेकर आए थे। अब मैं ये कहूँ कि उसमें नेहरू नहीं थे, तो ये भी गलत होगा, मगर वो ऑफ़र सरदार पटेल की तरफ से था। और उसमें यही कहा गया था कि जी आप हैदराबाद दक्कन से अगर अपना क्लेम जो है वो हटा लेते हैं, तो आप जम्मू कश्मीर रख लें। तो इसके बदले में फिर वो जो हैं नवाबज़ादा लियाकत अली खान ने कहा
कि शौकत क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियों के लिए हैदराबाद, दक्कन जैसी अमीर रियासत को छोड़ दूँ? अगर आप सरदार शौकत की जो ऑटोबायोग्राफ़ी है, द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आप चाहेंगे अगली दफ़ा मैं आपको पेज नंबर भी दे दूँगा। उसके नहीं सर, ट्रस्ट बाद योर वर्ड फॉर इट। उसके बाद पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। उन्होंने अपनी किताब द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी यही बात लिखी। उसके बाद एक जलसाए आम में 1972 के अंदर भुट्टो साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बात कही। और फिर अभी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के एक पॉलिटिशियन हैं सैफुद्दीन सोज, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है। मिलिट्री हिस्टोरियन श्रीनाथ राघवन हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने आर्टिकल्स के अंदर। फिर मसला कश्मीर पे सबसे बड़ी अथॉरिटी समझे जाने वाले एजी नूरानी साहब, जो कि पेशे से एक लॉयर थे मुंबई से, उन्होंने अपनी किताब द कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर भी इस बात का हवाला दिया। 2 वॉल्यूम्स में वो छपी हैं। एजी नूरानी साहब की इस बात को कभी भी किसी ने भी आज तक चैलेंज नहीं किया है, नॉट इवन इन पाकिस्तान। वो एक अरसे दराज तक डॉन के अंदर कॉलम भी लिखते रहे। पाकिस्तान उनका अक्सर आना-जाना भी होता था और बेशुमार तकरीबात से भी खिताब करते रहे और बार-बार इन बातों को कहते रहे। तो ये तो एक मगर तारीख। साहब ये ऑफर कभी ऑफिशियल तो नहीं हुई थी, ये बेसिकली एक आइडिया रहा था कि आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दे दें, या स्वैप कर लें कश्मीर और हैदराबाद का राइट्स। सर ऑफिशियल ऑफर तो कभी नेगोशिएशन नहीं आई है। सर जो नेगोशिएशंस होती हैं, उनमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल क्या होता है? आप महज़ अगर आप जो हैं अपने स्टेट के आप हेड हैं, सरबराह हैं, तो आप जाके किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो आई वुड कंसिडर दैट एज़ एन ऑफिशियल, वर्ड साहब ऑफ द आजकल के गवर्नमेंट। दौर में तो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देता है और ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जाती है यूएस गवर्नमेंट की वो। वेल होता यही है, ट्विटर को माना गया है ना कि एक ऑफिशियल हैंडल है आपका अपनी इंफॉर्मेशन दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और फिर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब है पंजाब द ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, तो उसके अंदर भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मसलन जिन्ना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो पंजाब के जो महाराजा हैं, जैसे महाराजा पटियाला है, और सिख लीडरशिप को ये ऑफर दिया कि आप पाकिस्तान में शामिल हों, तो ये भी एक सीधी-सीधी नेगेशन ही थी टू नेशन थ्योरी की। उन्होंने तो जी एक जी, हिंदू बिल्कुल महाराजा बिल्कुल। जो कि जोधपुर के महाराजा थे, उनसे भी कहा, और ये बात डॉक्टर इश्तियाक की किताब में भी है कि आप जो हैं जोधपुर को पाकिस्तान में अगर शामिल होता है, तो हम आपको कराची पोर्ट तक डायरेक्ट ट्रेन एक्सेस देंगे, क्योंकि उनका हथियारों का कारोबार था, ताकि आप दुनिया भर में अपने हथियार भेज सकें। तो ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल सही कहा जी आपने। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर काफ़ी ऐसी बातें जो कि जिन्ना साहब ने, जब वो पार्टीशन की सिर्फ बात हो रही थी कि भाई इफ़ यू ही अपोज द पार्टीशन ऑफ पंजाब, उन्होंने कहा था जी पंजाब पूरा का पूरा आना चाहिए पाकिस्तान के पास। और उनसे यही पूछा गया जी कि आप इंडिया को पार्टीशन करें मजहब के नाम पे और पंजाब को पार्टीशन करते हैं मजहब के नाम पे। खासे ट्यूनेशन थ्योरी के बारे में भी जो वेवरिंग हुई है अमंगस्ट द मुस्लिम लीग, वो तो जी ढकी छुपी बात तो है नहीं। हाँ, कोई उनकी वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी, कश्मीर को लेके हो या अब आप ये देखें कि आप नक्शा उठा के देखें हिंदुस्तान का, तो हैदराबाद जो है इट इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी। तो मुल्क बनाने वाले जो बड़े हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं पाकिस्तान के, उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई हम कैसे उस रियासत को पाकिस्तान में शामिल करेंगे जो कि हमसे ना ही तो लैंड बॉर्डर है, हज़ारों मील दूर है, बीच में इतना बड़ा हिंदुस्तान है। साहब यही बांग्लादेश का मामला था। उन्होंने बांग्लादेश एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चलें बांग्लादेश में तो चलें, आपके पास कोई एक आप समंदर के रास्ते होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आके, और कम से राइट। कम आपको एक रूट है, सी रूट ही है। हैदराबाद में कहाँ से जाओगे भाई? कोई रूट नहीं, कंप्लीटली लैंड लॉक्ड सेंटर ऑफ इंडिया में छोटा पाकिस्तान बनाने की कोशिश थी। हाँ, और ये वैसे ही है कि हम जो हैं एनडब्ल्यूएफपी, जो फॉर्मर आपका सूबा था, जो आप जी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, अगर हम ये कहें कि जी वहाँ तो कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बादशाह खान भी कांग्रेसी थे, तो चलें जी उसको बिल्कुल। हिंदुस्तान में शामिल कर दें, ऐसा नहीं होता। जी। वहाँ भी एक रेफरेंडम हुआ, जिसके अंदर
अक्सरियत अवाम ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया और वो रेफरेंडम पाकिस्तान ने करवाया। वैसे ही जूनागढ़ में भी एक रेफरेंडम हुआ, जिसमें बेशतर अवाम ने हिंदुस्तान के साथ जाना कबूल किया। 95% हिंदूज थे वो। साहब ये कुछ साल हो गए, 6-7 साल तो हमें 6 साल हो गए आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हुए हुए। अब तो जी मुसल्लम हकीकत है, कश्मीर इज नाउ टेक्निकली लीगली अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया प्रॉपर। अब आप कश्मीर को कैसा देखते हैं? अब हालात कैसे हैं वहाँ पे? कोई स्टेबिलिटी बेहतर है? एजुकेशन बेहतर हुई है? इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं कश्मीर के? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आर्टिकल 370 से पहले ऐसा कश्मीरियों के पास क्या था जो उनसे छीन लिया गया? हम्म। एक सवाल उठेगा ये। इससे साहब इसके बाद झंडा था, कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो रिकॉग्नाइज होते थे एज अ सेपरेट स्टेट विद इन अ स्टेट। वो नहीं नहीं, वो एक विद इन द इंडियन स्टेट उनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी हासिल थी, और वो महज एक नाम की ही थी। सच्ची बात तो ये है। जो भी कश्मीर के सीरियस वॉचर्स हैं, रीडर्स हैं, वो आपको बता देंगे कि पहले तो देखें सदर रियासत हुआ करते थे उनके, और वो धीरे-धीरे वो सारी जो पावर्स थी वो कम होती चली गईं। तो आर्टिकल 370 वाज़ अ डेड हॉर्स, उसमें जान थी ही नहीं। उसमें से जान तो वक़्त के साथ-साथ धीरे-धीरे निकलती चली गई थी। और अब लोगों को असल जो इश्यू था वो था 35 ए को लेके, क्योंकि उसी के तहत लोगों की जो राइट्स हैं वो डिफाइन होते हैं। तो जो खदशात थे कश्मीर के अवाम के, उनको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो नया डोमिसाइल लॉ बनाया, जो कि मार्च 2020 में एक जो है गज़ेटेड नोटिफ़िकेशन के ज़रिए लाया गया, जब पूरा मुल्क लॉकडाउन में था। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो 35 ए में थीं, जिनके तहत कश्मीरियों को बाकी और सूबों की तरह जो भी लोगों के अपने राइट्स होते हैं हर स्टेट के, वो रीइंस्टेट कर दिए गए। तो असल मसला आज कश्मीर के अवाम का जो है वो 370 नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मदद उनको नहीं मिली उस वक़्त। उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम कश्मीर के लिए पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दें? इमरान खान साहब का ये बयान है। तो और तो बस ये है कि, और फ़ौज का बयान है जी, आप ट्विटर पे जाके देखें, तो फ़ौज ने तो कहा है कि हम तो मानते ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आर्टिकल 370 और नो आर्टिकल 370 मेक्स नो डिफरेंस टू अस। तो भाई फिर ये शोर-शराबा किस बात का है? इससे ये था कि जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, उनके दरमियान एक कन्फ्यूजन था। इमरान खान साहब ने कहा आधे घंटे धूप में निकलें, कश्मीर के लिए दुनिया को हम बावर कराएँगे कि जी कश्मीर का कोई इश्यू है, तो वैसे नहीं होता। लोग नहीं निकलते, और इस तरह से आप मूवमेंट्स को खड़ा नहीं करते हैं, उनके पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक लेजिटिमेसी होती है। कश्मीर की जो मूवमेंट है, पहले तो हम ये देख लें कि वो क्या है अपने आप में। उसके ऊपर ही मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पे नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक इंडिपेंडेंट वॉचर के तौर पे मैं ये कहूँगा कि मसला कश्मीर में मिलिटेंसी का जब अंसर आया, तो उसके पीछे जो रीज़न्स थे, वो आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सोवियत जिहाद खत्म होने के बाद में एक नया प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे जो है हम्म। इन्फिल्ट्रेशन हुई, टेररिज़्म हुआ। तो जिहाद स्टेट, कश्मीर। हाँ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, जी। और उसकी उसकी कीमत पाकिस्तान आज तक चुका रहा है। चुका रहा है जी, चुका रहा है, बड़ी हैवी कीमत उतारा है। आज तक पाकिस्तान एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ टेररिज्म। अभी पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो कोशिश कर रहा है जी कि इस लेबल को धोए, मगर वो ऐसा चिपकावेगा कि धुल के नहीं देता। साहब क्या कश्मीर में मिलिटेंसी कम हुई है इन द पास्ट 6 इयर्स? आपने क्या देखा है कि जरा सिचुएशन इंप्रूव हो रही है किसी तरह से? देखें, ऐसा है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मिलिटेंसी स्लैश टेररिज्म, आप उसको जो मर्ज़ी नाम दें, वो बढ़ी है। वो बड़ी है, वो कम नहीं हुई। जम्मू का जो रीजन है जहाँ पे टेररिज्म नहीं था पहले, वहाँ पे अब थोड़ा-सा, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं रियासी के अंदर अटैक हुआ। फिर जो है कुछ 2-4 और बड़े-बड़े जो अटैक हैं वो भी हुए। तो मैं ये समझता हूँ, और मेरी अपनी जो स्टडी है वो यही है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है नेशनल मीडिया पे, हर मुल्क में कहा जाता है। लेकिन अगर मैं एक बिल्कुल अनबायस्ड किस्म का एक ओपिनियन रखूँ, तो टेररिज़्म जो है कश्मीर में, वो दावे तो ये किए गए थे कि जी हमने कुचल दिया है उसको, ख़त्म कर दिया है। तो अगर ख़त्म कर दिया तो फिर पहलगाम कैसे हुआ?
उससे पहले पुलवामा कैसे हुआ, उड़ी कैसे हुआ, रियासी में टेरर अटैक कैसे हुआ। तो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये सच है कि पहले बड़े स्केल के टेरर अटैक बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते थे। अब वो नहीं होते। कश्मीर वैली के अंदर सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। अब जम्मू कश्मीर पूरा एक सूबा है, स्टेट है। तो जी, जी, जम्मू के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ पहले नहीं थी, वहाँ पे बढ़ी हैं। कश्मीर में काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई हैं। आम कश्मीरी जो है, वो भी अब परेशान हो चुका है इस पूरे के पूरे ये नाम नेहाद जो भी इसको आप फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, हम इसको कोट अनकोट इसको टेररिज़्म कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो लोगों के मसले मसाइल अब वो नहीं रहे पहले जैसे, और लोगों को भी ये पता चल गया है कि भाई इतनी बड़ी रियासत है, जैसे-जैसे हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक जो उसका क्लाउट है वो बढ़ता चला जा रहा है, वैसे-वैसे लोगों को ये रियलिटी भी उनमें आ गई है, सेंस आ गया है कि इतने बड़े स्टेट को हम इस तरह से क्रश नहीं कर सकते। और पहले पाकिस्तान की भी बड़ी सुनी जाती थी इंटरनेशनली, अब पाकिस्तान भी आइसोलेट हो गया है। और आफ्टर फैटफ पाकिस्तान ने के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आलमी इदारों ने, जिसके चलते पाकिस्तान ने अपनी जिहादी जो मशीनरी है, उसको ख़त्म किया है, कम से कम दुनिया के की कम जो है नज़रों में तो। जी, तो जिहादी मुशरिक खासा डिसमेंटल किया है। अभी तो रिसेंटली जो आपके वो कुछ ऐसी पार्टीज़ का मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि वो बैंड पार्टीज़ हैं, उनको बड़े जूते मारे पाकिस्तानियों ने। आई मीन पाकिस्तान फ़ौज ने कहा है कि भई अब से ख़त्म, हमें मिनरल्स बेचने हैं, हमें भी कुछ दुनिया के अंदर आगे पहुँचना है, तो इसलिए जिहाद नहीं चल सकता अब। हाँ, वो जिहाद की जो एज है ना, वो ख़त्म हो गई है अब। जी। दैट एज इज़ ओवर, और कश्मीरी अवाम को भी ये बात पता चल गई है। सो इफ यू टॉक टू ऑर्डिनरी कश्मीरीज़ टुडे तो आज का कश्मीरी क्या चाहता है? जॉब्स, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सपोर्ट, व्हाट एग्ज़ैक्टली डज़ अ कश्मीरी वांट? आज का कश्मीरी वही चाहता है जो कि दुनिया का हर एक बाशऊर शख्स चाहता है। आप प्रोटेस्ट होते हुए अपनी तरफ के कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ देख लें, या हमारी तरफ देख लें, या हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे में देख लें। हर जगह पर यही है कि भाई मेरे बच्चों के लिए 2 वक़्त की रोटी हो, उनके हाथ में किताबें हों, बड़े होकर उनके पास नौकरियाँ हों। अब जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, उससे सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जो लोकल इकोनॉमी थी, उसका नुकसान हुआ। 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट कश्मीर गया घूमने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जिन कश्मीर की तो पूरी इकोनॉमी ही टूरिज़्म के ऊपर चलती है। टूरिज़्म है, उसके बाद फ्रूट्स हैं वहाँ के, वहाँ का जो ये कहें कि अ, जो भी उनके टेक्सटाइल्स हैं, उस उनके ऊपर बेस्ड है। तो एक कितना बड़ा लॉस हुआ सूबे को कि ओवरनाइट सारे टूरिस्ट वापस चले गए। तो आम बंदा तो यही चाहता है कि कोई 4 टूरिस्ट आएँगे घूमने तो उसके घर में भी पैसे आएँगे। तो मसला जो है वो रोटी का है साहब, मैं तो ये मानता हूँ। आई एग्री, आई एग्री। साहब रोटी के मसले से याद आया, इंडिया की एक पॉलिसी है ऑफ आइसोलेटिंग बोथ इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, इंडिया जो है पाकिस्तान को एक्सक्लूड करे। क्या ये पॉलिसी इंडिया के लिए सही है इन द लॉन्ग टर्म? अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, एक फर्दर वीकन होता है, तो क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका, और मैं चाहूँगा इसका तफ़सीलन हम जायज़ा लें। देखें, अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा, तो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो नैरेटिव है अगेंस्ट इंडिया, उसको तक़वियत मिलती है। जिहादी एलिमेंट्स जो हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है? आम सिविलियन की आवाज़ जो है, वो सप्रेस की जाती है, ठीक है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कमज़ोर होते हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी का ख्वाब जो आप जैसे पाकिस्तानी देखते हैं, वो महज़ एक ख्वाब बनकर ही रह जाता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे अगर हम थोड़ी-सी अगर नज़र डालें और थोड़ा-सा हम इस पे गौर-व-फ़िक्र करें, तो हमें पता चलेगा कि भई इससे जो है नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका है। जहाँ तक ताल्लुक है आइसोलेशन का, चलें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान से ज़्यादा आलमी इदारों का प्रेशर था। ठीक है? मैं अगर ये कहूँ कि जी सिर्फ़ हिंदुस्तान ने करवा दिया तो ऐसा नहीं होता।
क्योंकि पाकिस्तान का जो एक डबल गेम जो था, उसे दुनिया समझ गई थी कि भाई ये टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने ख़त्म नहीं किया है, अभी भी वो कायम है और वो अटैक्स मुसलसल कर रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान की ये मजबूरी बन गई, वो भी इसलिए क्योंकि मुआशी बदहाली पाकिस्तान में इतनी इस हद तक हो गई कि दुनिया ने फिर लोन देने से ही मना कर दिया। और अपने सर्वाइवल पे जब बात आई, तब जाके पाकिस्तान ने इन लोगों से जान छुड़ाई है। वरना एक अरसे दराज तक वो इनको पहले तो ओन ही नहीं करते थे। नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। भाई नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है? क्या वो शख्स जिसको आप नॉन स्टेट एक्टर कह रहे हैं, क्या वो आपका शहरी नहीं है? आपके मुल्क में वो रहता है, और अगर वो बंदूक उठा के और चल रहा है, किसी के भी खिलाफ हो, तो और आप ये कहें कि हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो आपके शहरियों को नहीं मार रहा, कहीं और जाके कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़, तो आप उसको नॉन स्टेट एक्टर कह देते हैं। तो वो स्टेट एक्टर कब बनेगा? जब वो आपके लोगों को मारे तब। तो ये तो बहुत ही फिजूल सी आर्ग्यूमेंट है, दुनिया ऐसी आर्ग्यूमेंट्स को बाय नहीं करती। तो अब जो है वो बात चलने वाली नहीं थी सर। तो एक स्टेबल, प्रॉस्परस पाकिस्तान जो है, वो ही इस रीजन के इंटरेस्ट में है और वही हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में भी है। पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा, जगह-जगह पे दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे, तो हमारा जो बॉर्डर है, तो उसके ऊपर भी एक थ्रेट हर वक़्त बना रहेगा कि कभी भी कोई भी एक जो है दहशतगर्द तंज़ीम का बंदा इधर आके और कोई एक्टिविटी कर दे, वही अगर पाकिस्तानी स्टेट का उनके ऊपर कंट्रोल होगा और कोई शख्स जो है बंदूक लेके नहीं घूम रहा होगा यूँ ही, तो वो इस रीजन के मफाद में भी है और हमारे भी है। Absolutely, absolutely. We want peace across the board. बिल्कुल जी, बिल्कुल। और देखें, आपका रीजन अगर डिस्टेबलाइज़ होगा और आप ये समझें कि उसकी तपिश जो है वो आप महसूस नहीं करेंगे, तो ये एक कॉमन जो एक लेमैन बंदा होता है, उसकी तो ये सोच हो सकती है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल सही कहा जी आपने। 1971 में ले लें, ईस्ट पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हुआ, तो हम्म, आज तक उसके सियासी असरात जो हैं, वो हमारे हमारे मुआशरे में देखे जाते हैं। अभी असम में इलेक्शंस आने हैं, वहाँ पे इलेक्शन का वो बहुत बड़ा इश्यू है कि भाई इल्लीगल जो बांग्लादेशी आया बैठा है यहाँ पे, उनका क्या करना है? तो पिछले 55 सालों से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है वो। और वो तभी हुआ ना जब था तो पाकिस्तान ही, जब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हुआ, तो उसके बाद ये सब हुआ। फिर जो पाकिस्तान रह गया, व्हाट वाज़ लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था, जिसको आज हम पाकिस्तान मानते हैं, 1971 में एक कमज़ोर और एक ऐसे पाकिस्तान जो कि टूट गया, उसके बाद का जो पाकिस्तान, वो ज़्यादा इस्लामिक हुआ। उन्हें लगा कि हमें अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए अगर कोई वाहिद कोई ऐसा कोई ग्लू है जिसके ज़रिए हम इन लोगों को साथ में रख सकते हैं, तो वो मज़हब है। तो ज़्यादा इस्लामाइज़ हुआ। आपकी टेक्स्ट बुक से लेके हर जगह पे जहाँ देखो वहाँ पे मज़हब को ठूँस-ठूँस के लोगों को उसकी जो है घूँट पिलाई गई। उसके बाद फिर देख लें कि तब से लेकर आज तक जो है वो पाकिस्तान कहाँ है। तो मैं नहीं समझता कि एक ऐसा पाकिस्तान जो कमज़ोर हो और जिसके अंदर इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हों दहशतगर्दाना, वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है। अब आपका एक सवाल का एक हिस्सा ये भी है कि जी क्या हिंदुस्तान कामयाब हुआ है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में? तो अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट। ठीक है? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार तो रहा है। लेकिन वो हिंदुस्तान से ज़्यादा अपनी खुद की जो गलतियाँ हैं, उनकी बदौलत हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसमें हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स का अपना कसूर है। अगर आप दुनिया में आपका वाहिद एक्सपोर्ट टेररिज़्म होगा, तो भाई हिंदुस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? चलें आप कह देंगे जी हमने नहीं करवाया, लेकिन दुनिया को पता होता है कि किसने करवाया है, वो उनकी भी एजेंसियाँ हैं, वो भी देख रही होती हैं, उनके पास भी इनपुट होती है हर चीज़ की। ठीक है? तो दे नो। और फिर चलें आप लाख कहते रहें कि जी ऐसा नहीं हो रहा। फिर एक के बाद एक दुनिया के सबसे बड़े जो टेररिस्ट्स हैं, जब वो आपके मुल्क से पकड़े जाएँ,
फिर वो चाहे बाली बॉम्बिंग का जो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो कोई जो है उसामा बिन लादेन जैसा बंदा हो, अयमन अल ज़वारी हो, कोई भी, मतलब कि इन लोगों की एक पूरी लंबी फ़हरिस्त है, जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में पकड़े गए। खालिद शेख मोहम्मद को ले लें आप। तो आप किस-किस को ये बात समझाते फिरेंगे कि हम ऐसे नहीं हैं? आपने अपने आप को ही समझानी है। जहाँ तक मैं अपने एक बात मैं अपने मुल्क के कोई अगर लोग ये प्रोग्राम देख रहे हों, तो मैं उनको भी बता दूँ कि भाई पाकिस्तान इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड का हिस्सा है। पाकिस्तान के पास एक वेल ऑर्गेनाइज़्ड, वेल डिसिप्लिन्ड फ़ौज है। पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। दुनिया भर के ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लोग तो पाकिस्तान में भी आते हैं। उनकी एम्बेसियाँ, उनके हाई कमीशन, काउंसिल खाने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के उन मुल्कों के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि बसंत पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर में जो हैं, वो गुड्डियाँ उड़ा रही हैं। हाँ जी? साहब अभी बसंत हुई है, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, मैं कहता हूँ जी डावोस हुआ हुआ था, इतने गोरे जो है मैंने कभी लाहौर में इकट्ठे नहीं देखे। बिल्कुल, तो देखें तो ये तो अब कोई अगर ये समझता है कि जी इतना आसान है किसी मुल्क को आइसोलेट कर देना, तो मैं नहीं समझता, ये एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। अमेरिकन एड पाकिस्तान को मिल रही है, फिर वो चाहे मिलिट्री के आप देख लें इक्विपमेंट के शक्ल में हो, आईएमएफ के लोन्स की शक्ल में हो, भाई हर लिहाज से उनके यहाँ पे स्विफ्ट बैंकिंग भी होती है। ईरान है आइसोलेशन का शिकार, ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार, सही मायनों में अगर हम कहें तो। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में अब दुनिया भर से बैंकिंग होती है, हर चीज़ होती है जी। आप वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स का वो हिस्सा है और हर आलमी फोरम के ऊपर पाकिस्तान की एक आवाज़ है, जो कि चलें सुनी शायद ना जाती हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि दे हैव अ वॉइस। और अभी हमने देखा कि गज़ा के को लेके जो पीस समिट हुआ, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर तो वो तो पूरी की पूरी महफ़िल लूट के ले गए। वो भी काबिलियत है सर अपने वो आप। खुदा जिसे इज्जत दे उसे इज्जत दे। सर बिल्कुल है ये जी। एक छोटा सा पॉइंट आ रहा था, कुछ अरसे से इंडिया के कुछ क्रिटिक्स ये आवाज दे रहे हैं जी कि इंडिया इज टर्निंग इनटू हिंदू पाकिस्तान। इज दैट ट्रू जी, और इसका मतलब क्या है? एंड फ्रैंकली इज दैट अ फेयर कंपैरिजन? इज इंडिया रियली टर्निंग इनटू अ हिंदू पाकिस्तान? देखें, पहले तो ये समझ लें कि पाकिस्तान वो जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक हिंदू पाकिस्तान की तरफ जा रहा है या उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि ब्रूट मैजॉरिटेरियनिज़्म हमारे यहाँ पे मौजूद है। वो ये कहना चाह रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमें वो चीज़ दिखाई देती थी कि अक्सरियत आबादी का ही सिक्का चलता था। मजाल है किसी की कि कोई जो है माइनॉरिटीज़ में से कोई आवाज़ उठा ले। हम्म, इतने सालों से तो यही आप देख लें, दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर तो जो बिल्कुल जी। मुस्लिम्स हैं, उन्हीं की ही सुनी जाती थी। इस्लामिक मुल्क है ऊपर से, इस्लामिक ठीक है? रिपब्लिक है जी। हाँ, इस्लामिक इस्लामिक रिपब्लिक है। हिंदुस्तान में ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारी मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उनकी एक कोशिश है कि वो मेनस्ट्रीम पार्टीज़ जो कह लें आप, उनकी कोशिश है कि वो कैटर करें कि अपने यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को, उनके वोट बैंक की तरफ जाएँ। तो अब देखें, आप बहुत सारे ऐसे हमारे सूबे हैं जिनके अंदर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन हमारी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी को भी ये ख़्याल नहीं आया कि भाई कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हों, हमने कितने फ़ील्ड किए हैं अपनी पार्टी से। उन्हीं की पार्टी के लोग आके और ये भी कहते हैं कि हाँ, हमें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं, तो बहुसंख्यकवाद हिंदुस्तान के अंदर जो है, मतलब कि आप पूरी जो है, वहाँ की जो मेजॉरिटी अवाम है, उनके इंटरेस्ट्स का ख़्याल रखते हैं। तो अगर उसको आप हिंदू पाकिस्तान कहना अगर आप मुनासिब समझेंगे और कोई कंपैरिज़न करेगा, तो वो कुछ हद हम्म, तक तो दुरुस्त भी है। फिर ये भी देख हम्म, लें कि हिंदुस्तान का जो आइन है, जी कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो सेक्युलर है। वो किसी में राइट, फ़र्क नहीं रखता। तो राइट। ये भी लोगों के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट विंग हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी इस वक़्त हुकूमत में है।
तो ऐसा तो नहीं है कि यही वो डेमोक्रेसी है जो ये इख्तियार भी देती है कि हाँ भाई, इस तरह के लोग भी इक़्तिदार में आ सकते हैं। राइट। दे कैन आल्सो बी इलेक्टेड। तो ठीक है। हाँ, तो तो सर, मैं ये जो ये नारा दूसरी है कि साइड हम को हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र देंगे, मैं वो क्या कोई मैं वो डिमांड है फॉर हिंदू राष्ट्र? मैं वो दूसरे साइड की जो आर्गुमेंट है मैं वो दे रहा हूँ कि बहुत सारे जी। लोग ये भी कहेंगे कि जी कि वही डेमोक्रेसी जिसका आप यहाँ पर बिगुल बजा रहे हैं, क्या उसमें ये गुंजाइश नहीं कि हम हिंदू राइट जो पार्टीज हैं उनको वोट ना दें? अमेरिका में हो सकता है, ट्रंप को लेकर आ सकते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर फार राइट जो है वो मोमेंटम गेन कर रहा है। हमारे यहाँ पे अगर हमने वोट दे दिया तो कौन सी आफत आ गई? मेरे ख्याल से ठीक है उनकी आर्गुमेंट ये भी। लेकिन ये है कि जब तक आइन के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती, तब तक देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। जी साहब, आप कुछ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। हुँ, सर, एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ, और हमारे पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिया इस वक्त चीज़ें एग्जिबिट कर रहा है, वो वही है जो 80s में पाकिस्तान एग्जिबिट कर रहा था। जब हमारी छोटी छोटी इस्लामी जमातें शुरू हुई थी जी, ये जो बाद में बैंड आउटफिट्स बन गए थे, जो बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी, अब वो कह रहे हैं जी कि अभी जो आपने आई एम श्योर देखा होगा, रिसेंटली मोहम्मद दीपक साहब के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे वो बाबा स्कूल यूनिफॉर्म स्टोर को बचाते हुए पहुंच गए, और अब उनके ऊपर बजरंग दल और हिंदू दल और अदर ग्रुप्स उनके खिलाफ खड़े हुए हुए। क्या ये इंसिडेंट्स कॉमन होते जा रहे हैं इंडिया में, या एक्सेप्शंस हैं? वेल ये कहना कि ये कॉमन है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तान में रहता भी हूँ, साल में 5-6 महीने तो लग जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मस्जिद से अज़ान भी आती है, मुसलमान नमाज़ पढ़ने जाता है, हिंदू आस-पास अपने बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात होती तो फिर तो हर दिन आप मोहम्मद दीपक ही क्यों लेके बैठे हैं? उस वाक़ये को तो 2 हफ़्ते हो चले हैं। आप मुझे 5-6 और कोई गिनाते, ठीक है? तो एक तो ये कॉमन नहीं है, और अक्सर अक्सर होता ये है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, इनको जानबूझ के फ्लेयर अप किया जाता है, क्योंकि यूपी में अब इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल, 2027 में। तो एक कम्युनल माहौल बनाने की भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कोशिश हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो रही हैं, हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। तो उसमें इस तरह के जो लोग हैं, वो मंज़र-ए-आम पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद दीपक वाला जो केस है पर्टिकुलरली, आई थिंक यू आर एब्सोल्यूटली राइट। वो उनके साथ है, वो जो बाबा जो थे मुस्लिम बुज़ुर्ग, उनके साथ में जो लोग आके बजरंग दल की और नाम बदलवाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा आप नहीं कह सकते भाई, कौन-सी दुनिया में बैठे हो? मुसलमानों में बच्चे भी अपने वालिद को बाबा कहते हैं, और प्यार से वालदाइन भी जो हैं वो बच्चों को बाबा कह देते हैं। फिर पीर बाबा होते हैं इतने सारे हमारे यहाँ, एक ही तारीख है हमारी, एक ही हमारी मज़हबी शिनाख्त है। तो बाबा वर्ड पे कोई हिंदुओं का कॉपीराइट तो नहीं है। साहब, बाबा गुरु नानक, आई मीन हम वो सबके भी पीर बाबा थे, गुरु इसमें कोई नानक शक हैं। नहीं। पंजाब ये में उनका आज भी नाम इज्जत से लिया जाता है। एब्सोल्यूटली। जी, उसके बाद बाबा फ़रीद है, बाबा बुल्ले शाह हैं, इतने सारे बाबे हैं, कोई ये क्या बात हुई? बाबे हर घर में बाबे हैं, हर बुज़ुर्ग पंजाब में बाबा ही है। बाबा जी तुम साहब, बाबा बैठो आके। अम्बेडकर जी जी, आई मीन वी हमें बाबा का लफ्ज जो है इज्जत के तौर पे यूज किया हुआ है। एब्सोल्यूटली। तो देखें जी, कितनी ये भी एक हिंदुस्तान का एक चेहरा है, जिस नौजवान ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक। मुझे वो जी। बात याद आती है, जब उधम सिंह, शहीद उधम सिंह जी। ने जाके और वो गोली मारी लंदन में, जलियांवाला बाग का बदला लिया, तो उनसे उसने पूछा जज ने तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है मोहम्मद राम सिंह। तो उस्मान साहब, अगर इस खित्ते ने तरक्की करनी है और इसने अगर कोई प्यार मोहब्बत से साथ में रहना है, तो उन लोगों से जो है हमें इंस्पिरेशन लेनी होगी, जो लोग यहाँ हज़ार साल से एक साथ रह रहे थे। तो अगर तब रह सकते थे, तो आज भी रह सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, एक बैकलैश है इस वक़्त हिंदुस्तान में। यहाँ एक अरसे दराज से इस्लाम के नाम पे लोगों को जो है रास्ते से जो जो है भटका के और अलग जगहों पे लगाया गया, कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी कहीं जिहाद के नाम पे, कभी कुछ। अब उसका बैकलैश कभी ना कभी तो आना ही था, और वो अकेला कोई हिंदुस्तान में तो नहीं आ रहा। यूरोप में देख लें,
अगर वहाँ के फार राइट जो एक्टिविस्ट्स हैं, टॉमी रॉबिन्सन जैसे ही, अगर वो 1 लाख बंदा लंदन की शहरों पे की स्ट्रीट्स पे सॉरी आके और बाहर निकाल सकता है, तो डर तो मुसलमान का ही दिखाता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो ये बताइए जेन्युइनली, हिंदुत्व इज दैट सिविलाइजेशनल प्राइड, या उसके अंदर कोई इलेक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? हिंदुत्व जो है वो एक सियासी स्लोगन है। सियासी स्लोगन है और कुछ भी नहीं है। हिंदू यहाँ हज़ारों सालों से है, तब भी कोई खतरे में नहीं था। जब यहाँ मुग़ल रहते थे या उससे पहले भी जो कोई मुसलमानों की कोई छोटी-मोटी रियासतें थीं या उसके बाद अंग्रेज़ भी आया, अब तो हिंदुओं की सरकार है इंडिया में और एक एक मेजॉरिटी हिंदुओं की सरकार है। अगर अभी भी हिंदू ही खतरे में हैं, वो जावेद अख्तर साहब कहते होते हैं ना जैसे कि हाँ, आप नए-नए अभी खतरे में आए हैं हिंदू, हम मुसलमान तो जो है एक अरसे दराज से खतरे में हैं। तो हम हमें अभी-अभी ये थोड़ा खतरे में आने की आदत पड़ी है। जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा वैसे-वैसे हमें भी अक्ल आ जाएगी। जैसे आपके यहाँ पे कहा जाता है इस्लाम खतरे में है, आओ और इकट्ठे हो जाओ और ये करो, वो करो। वैसे ही अब हमारे यहाँ पे ये सब हो रहा है, क्योंकि है बहुत सर सारे कमाल की बात तो ये 60s में, 1960s की बात करो, तकरीबन 80 साल पहले, 50 साल पहले हमने पहली बार ये नारा सुना था जी इस्लाम खतरे में है। और उस जमाने भी लोग पूछ रहे थे यार 97% पॉपुलेशन तुम्हारी मुसलमानों की, इस्लाम खतरे में कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पर है? आज भी वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है देखें। एक कोई बच्चियों का बिल आ जाता है कि अंडर एज गर्ल्स की शादी नहीं करनी, तो मौलाना से लेके और सारे पार्लियामेंट में जिस किस्म की बातें करते हैं कि मैं तो 10-10 साल के बच्चों की भी शादी कराऊँगा, तो उस वक़्त उनकी नज़र में इस्लाम खतरे में आ जाता है। इनका सारा इस्लाम ही जो है बच्चों पे, औरतों पे आता है, तो वैसे ही अब आप देख लें, हमारे यहाँ पे भी अब हम हिंदू नए-नए खतरे में आए हैं, तो हमें भी थोड़ा वक़्त लगेगा उभरने में इससे। बट सर क्या इससे कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है क्या? अब मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स विल बी द नॉर्म फॉर इंडिया, या आप इसको स्टेबलाइज होते देखते हैं किसी पॉइंट पे? देखें, लोगों को ना आप ज़्यादा अरसे तक जो है मज़हबी चूरण बेच नहीं सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट। देखें साहब, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। और एक नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हिंदू जो है, वो साउथ में रहने वाले हिंदू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। खाने-पीने के एतबार से और जिस तरह से वो उनकी ज़बान है और वो जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह से उनका लाइफ़ को लेके एटीट्यूड है। हम नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लोग हैं, अभी भी काफ़ी हद तक हम पास्ट में अटके हुए हैं। मुग़ल नो आए, उन्होंने ये लूट लिया, ये कर लिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, इन्वेडर्स ने ये कर दिया। हमारी तो बातें सारी वही हैं, क्योंकि हमारा एक बैगेज है हिस्ट्री का, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। साउथ में उस किस्म की लूट-पाट नहीं हुई जिस तरह की नॉर्थ में हुई है। यहाँ गौरी, गज़नवी, अब्दाली ने बड़ा कहर ढाया है जी। वो साउथ तक नहीं गए उस हिसाब से। तो वहाँ के लोगों के जो इस तरह के ग्रीवियंसेस नहीं हैं। उनका लाइफ़ को लेके आउटलुक बड़ा मुख्तलिफ है हमसे। वो बड़ा प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान देखते हैं और बड़े मेहनतकश लोग हैं। उन्हीं की वजह से आज आप देखें हमारे जो पिछले 20 सालों में आईटी में जो बूम आया है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ साउथ इंडियंस हैव एक्चुअली टेकन अ लीड इन दैट एंटायर जो भी वो ये कहें कि एक इनकलाब की शक्ल में हमने देखा हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने जिस तरह से ग्रो किया पिछले 20 साल में, उसमें उनका वो रोल है। तो पूरा हिंदुस्तान को ये कह देना कि जी ये है, कोई ट्रेंड है इस तरह का, ये ज़्यादती है सर, इस तरह से ठीक है नहीं। सर, I agree with you completely. Maybe it's not the predominant view of the majority, मगर एक एलिमेंट है जो कि इस किस्म के शोर मचाते रहता है, which is very concerning because हमारे लिए बचपन में बताया जाता था जी इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ अ गुड सेकुलर कंट्री। हमें बताते थे कि पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान पता नहीं क्यों इस्लामिक बन रहा है। हमें कहते थे इंडिया को देखिए, पाक से ज्यादा मुसलमान वहां रहते हैं, कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। अब आपको क्या नजर आ रहा है, हैज इंडिया फाइनली आंसर्ड द क्वेश्चन हाउ टू इंटीग्रेट मुस्लिम्स? 46 47 से लेकर 2026 आ गया है, अभी तक ये पूछ रहे हैं जी कि इंडिया में मुसलमान इंटीग्रेट कैसे हो? कैसे होगा जी आप? वेल, मुसलमानों के इंटीग्रेशन का जहाँ तक सवाल है, तो चलें अब तो आप ये कह सकते हैं कि चलें मौजूदा हुकूमत पे अगर आप कोई ब्लेम डालना चाहे दुनिया भर में कहीं से भी तो आप डाल दें।
भाई 65 साल तक तो बीजेपी नहीं थी। उस वक़्त किसने रोका था इंटीग्रेशन से? उस वक़्त तो किसी ने नहीं नहीं रोका था। मुसलमान तो खुद नहीं चाहता कि वो इंटीग्रेट हो और महज़ हिंदुस्तान के अंदर ये मसला नहीं है, मुसलमान जो बर्तानिया में रहता है, क्या वो इंटीग्रेट होके रहता है उस सोसाइटी में? आप बेहतर जानते हैं इस सवाल का जवाब। सब काफ़ी हो भी जाते हैं, एक एक्सेप्शन रहती है जो कि कहती है कि नहीं जी मैंने यहाँ भी अपना ही कल्चर, अपने ही तरीके। एक परसेंटेज हमेशा रहती है जो कहती है जी मैंने वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं मुल्क के अंदर इंटीग्रेट नहीं होऊँगा। नहीं होगा, फ़िलिस्तीन को लेके वो सड़कों पे निकल जाते हैं। जी। हमने भी देखा है, हमारे यहाँ पे भी फ़िलिस्तीन को लेके मुसलमान बड़ा सड़कों पे उतरा। हुँ, अपने हुकूक को लेके क्यों नहीं उतरा कभी सड़कों पे? जब आपके मौलवी हज़रात आपकी अपनी औरतों के साथ में जो है ट्रिपल तलाक के नाम पे जो है ज़्यादती कर रहे थे, तब आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? कभी आप जो हैं फ़िलिस्तीन के लिए, कभी इराक, शाम, सीरिया, यू नेम इट, यहाँ का हुँ, मुसलमान जो है वो दूसरों का दर्द ज़्यादा रखता है बनिस्बत अपने दर्द के। राइट। ये बात भगत सिंह ने भी कही। 1928 का नौजवान भारत सभा का जो उनका रेज़ोल्यूशन है उसको आप पढ़ें। भगत सिंह ने बहुत ही ज़बरदस्त हिंदुओं के ऊपर भी उन्होंने बड़ा ही जो है तनकीदी जायज़ा लिया, सिखों पे भी लिया, मुसलमानों पे भी लिया। तो आप मैं तो ये कहूँगा कि उस डॉक्यूमेंट को अगर कोई पढ़े तो पता चल जाता है कि जी प्रॉब्लम कहाँ है। मुसलमानों के अंदर एक पैन इस्लामिज़्म का एक अंसर तो मौजूद है। वो बात और है कि वो एक ख्वाब है, एक दीवाने का ख्वाब है जो कि आज शायद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उस ख्वाब को देखने वाले लोग हमारी बड़ी-बड़ी तालीमी इदारों के अंदर आज भी मौजूद हैं। आप सर इसमें शर्जील तो कोई इमाम शक नहीं है, एनीबॉडी हू हैज़ बीन अ थिंकर एज़ फार एज़ इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंसर्न्ड, या हमारे रीजन में जो भी कुछ सोचने वाला पैदा हुआ है, जिसने इस्लाम और हिंदुइज़्म दोनों पे निगाह डाली है, डॉक्टर अम्बेडकर की वर्ड्स देख लीजिए जी। उन्होंने भी दोनों को ही तकरीबन रिजेक्ट ही किया है। उन्होंने कहा जी दोनों मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मैं किसी और तरफ जाना चाहता हूँ। जो हाँ, वो आपके बुद्धिज़्म भगत की सिंह तरफ साहब ने चले किया गए। था। एक नौजवान था शर्जील इमाम, जी। उसकी अगर आप फ़ेसबुक पे पोस्ट्स पढ़ें जाके तो उसमें जो अभी जेल में भी है उसके ऊपर बड़ा संगीन किस्म के उस पे चार्जेज़ लगाए हुए हैं। तो जो कि आप अगर जाके उनकी वो स्पीच है असम में जो उन्होंने दी, वो कहते हैं कि अ, मेनलैंड इंडिया को जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से काटने की ज़िम्मेदारी हम मुसलमानों की है, ऐसा कहा था शर्जील इमाम एक मुस्लिम नौजवान ने। क्यों है भाई आपकी ज़िम्मेदारी आप मुसलमानों की? आप क्या हिंदुस्तानी नहीं हैं? अगर हैं, तो आपको भी अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए। ये कहना ये सीए प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बात कही। ये शर्जील इमाम का कहना और वहाँ बैठे तमाम मुसलमानों में से किसी ने एक ने उठ के ये नहीं कहा कि तुम क्या वाहियात बात कर रहे हो भाई? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम कह क्या रहे हो? क्यों है हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी? तो ये सवाल भी किसी ने पूछना चाहिए था। आज वही हिंदू है, जो शर्जील इमाम को जब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली, तो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है कि जी इनको चलें ठीक है, गलती हो गई है, इनको जो है थोड़ी रियायत दे देनी चाहिए, इनको कोर्ट को इन्हें बेल देनी चाहिए। मगर वहाँ बैठे किसी शख्स ने ऐसा नहीं कहा था। मुसलमान को चाहिए कि वो अपने हुकूक के लिए लड़े और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कौम के फ़ायदे के लिए जहाँ कहीं भी इकट्ठा हो, उनके लिए हो। अगर मैं आपसे कहूँ, चलें मेरे ही मैंने एक बहुत अच्छा एक फ़ेसबुक पे पोस्ट लिखी थी, उसका अगर मैं थोड़ा-सा आपको मैं ये दिखाऊँ, तो यू विल बी इन फॉर अ शॉक कि ये हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, ये किस किस्म की जो है इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। ये देखें आप, आमिर खान मुत्तकी जब हिंदुस्तान आए, तालिबान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, तो उनके इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद में लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चे निकले हुए हैं सड़कों पे। लाखों आप इतना इतना बड़ा जो है इंस्टीट्यूशन है दारुल उलूम देवबंद जिसके अंदर लाखों बच्चे पढ़ते हैं। इतने तुलबा हैं और वो बाहर किस चीज़ के लिए निकल रहे हैं? फूल का किस किस पे डाल रहे हैं? गाड़ी पे फूल देखें आप, ठीक है? और इनकी इनकी आप देखें छतों से लेके और हर जगह पे तालिबान का
फॉरेन मिनिस्टर आया है हिंदुस्तान, आमिर खान मुत्तकी, उसके इस्तकबाल के लिए निकले हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, तालिबान कौन? वो दहशतगर्द, मैं तो उनको कोट अनकोट दहशतगर्द ही कहूंगा, जो साहब, हमें उन्हें दहशतगर्दी कहते हैं। हाँ, हमारी आर्मी तो उनसे लड़ रही है इस वक्त। चलें, वो उनको भी देर उनकी उस पर भी बात की जा सकती है। बड़े देर से उनको ये अकल आई, पहले तो उनके लिए तो वो गुड़ तालिबान हुआ करते थे। तो जी। जी जी, तो अब ये भी हिंदुस्तान के ही मुसलमान हैं। हम्म। क्या क्या कहेंगे आप इन पे? वो कहते हैं साहब, ना, दुआ करूंगा इनके लिए मैं। बस तो फिर अब इनको इनको किसने कहा कि आप यूं लाखों की तादाद में आके और दारुल उलूम देवबंद में, हिंदुस्तान में लोगों को पता ही नहीं कि भाई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है क्या देवबंद के सहारनपुर में, कि जहां पे इतने बड़े मदरसे तो पाकिस्तान में नहीं होंगे। जी। जी, आप दारुल उलूम देवबंद तो पाकिस्तान में फेमस है, यहाँ से फतवे आते हैं हमारे लिए। हाँ हाँ, वो लेकिन वो ये सारे के सारे जो इनके मरकज हैं वो हैं तो हिंदुस्तान में ही। जी जी जी। देवबंद भी हिंदुस्तान में है, बरेलवी भी जी। और दूसरा जो बड़ा इस्लाम का एक सेक्ट है बरेलवी इस्लाम का, वो भी हिंदुस्तान से निकलता है। अब आप ये देखें कि जो बंदूक के जोर पे अफगानिस्तान पर काबिज हुए, जिन्होंने बच्चियों को तालीम से महरूम रखा, जो औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उन पर कौड़े बरसाते हैं, किसी भी इंसानी हुकूक की जिसकी आज गुंजाइश होती है वो सबको पामाल करते हैं, ऐसे लोगों के इस्तकबाल के लिए उनकी गाड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। ये तो माइनॉरिटी में है साहब, मुसलमान हिंदुस्तान का। अगर हो मेजॉरिटी में तो फिर वो हाल हो जो आपके यहाँ पर है। इन्हीं जी को साहब, और इस देखकर बात का मुझे खतरा है। इन्हीं इन्हीं को देखकर हिंदू राइट विंग जो है वो जो है ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, इन्हीं की हरकतों को देख के। ये ये फ्यूल प्रोवाइड करते हैं इन द राइज ऑफ हिंदू राइट विंग। आई सी। अच्छा, सर, स्टेट अभी में आपने मुझे। हम लोग ये कहेंगे कि जी चलें, तालिबान के साथ में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एंगेजमेंट की। चले जी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एंगेजमेंट की, उनके कुछ स्ट्रेटेजिक गेम्स हो सकते हैं जिसके तहत उन्होंने तालिबान को हिंदुस्तान बुलाया। ठीक है, आपको क्या आफत पड़ी थी भाई कि आप लाखों में निकल के और उनका इस्तकबाल करें और फूल बरसाएं? आप क्या इस इंतजार में ही थे कि कब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है इनसे एंगेज करे, कब इनसे जो है हाथ मिलाए, और फिर हम जो है सड़कों पे निकल के और उनका ग्रैंड रिसेप्शन देंगे? यानी कि अब डर काहे का, वो कहते हैं ना, अब सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का है है ना? जी बिल्कुल, अब तो सैया से दोस्ती भी हो गई है। हाँ, अब तो मेरे लिए ना देखें, अगर मेरे जैसा बंदा जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखता है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों तरफ के जो राइट विंगर्स हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम जी। एक्सट्रीमिस्ट हो या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, आप सबको रगड़ा लगाएं, सब ऑफ पर कोर्स, तनकीद ऑफ करें। कोर्स। अगर ठीक। अगर हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अगर हम कोई प्यार मोहब्बत से रहें, सबको बराबर के हुकूक मिलें, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं चंद ऑफ कोर्स सर। चीजें ऐसी कह सकता हूं जो हिंदुस्तान को करनी चाहिए। एक तो ये, कोई भी इंसान हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका फेथ क्या है, आप किसी के साथ में जो है कोई इम्तियाजी सलूक ना करें। लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके मुताबिक हर एक इंसान से डील करें। जो गलत है उसे सजा दें, जो मजलूम है उसे इंसाफ दें। ठीक है, और आप यही मैसेज मैं पाकिस्तान के लिए भी चाहूंगा कि आज अगर आप वहां पे ये कहेंगे कि जी हम माइनॉरिटीज के साथ में अच्छा सलूक कर रहे हैं, हम वहां पे सबको बराबर ट्रीट कर रहे हैं, आईनी तौर पर स्टार्ट करें सबसे पहले तो। ठीक है, आप चलें बाकी, वो कोई अगर ये कहे ना कि जी हमने इस्लाम के मुताबिक उनको राइट्स दिए हुए हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दोज राइट्स। ये एज जो है ये इक्वल राइट्स की है। आप बर्तानिया में जाएं, यूरोप में जाएं, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं, न्यूजीलैंड, कनाडा, हर जगह पे, या आप जब वहां जाते हैं बतौर हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, सोमालियन, अफगानी, इराकी, हम सबको बराबर के हुकूक दिए जाते हैं।
तो दुनिया चाहती है बराबरी हर 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 सतह पे, तो आप भी वो दें और तब मैं कोई मुतालबा करूँ कि भाई हिंदुस्तान भी दे। अच्छा, उसके साथ-साथ ये कहना भी बड़ा ज़रूरी है कि हाल ही में जो खबरें पाकिस्तान से सुनने को आ रही हैं, स्पेशली आपके यहाँ पंजाब में जो आपकी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज़ शरीफ़, वो जिस किस्म की मिसाल पेश कर रही हैं, उसको देखकर बज़ाहिर सेकुलरिज़्म के कम से कम मैं ये कहूँ कि उसी की हमें जो है मुख्तलिफ़ शक्लें देखने को मिल रही हैं, कि वो कोशिश कर रही हैं कि सबको इक्वली ट्रीट करने की। माइनॉरिटीज़ के त्योहार मना रही हैं, उनको जो है माहाना पेंशन भी दे रही हैं और एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर रही हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ बाहर निकल के अपने त्योहारों पर खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। हमने क्रिसमस में देखा, उससे पहले दिवाली पर देखा, होली पर भी देखा, अब बसंत मनाया गया। मैं तो कहूँगा जी आप लोग बहुत ही लकी हैं कि आपके पास एक ऐसी चीफ़ मिनिस्टर है। मुझे ये कहने में गुरेज़ नहीं, मेरी ख़्वाहिश होगी ये देखने की कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के हर सूबे में मरियम नवाज़ शरीफ जैसी चीफ मिनिस्टर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसमें कोई शक नहीं, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। उन्होंने बहुत काम किया है पंजाब के लिए और खासी सेकुलर किस्म की अप्रोच रखी है। इनफैक्ट हमारे फील्ड मार्शल साहब भी क्रिसमस के ऊपर गए थे चर्च, उन्होंने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। एक बेहतर आउटलुक आ रहा है, आई एम होपफुल फॉर पाकिस्तान। आप इसको सर इस अभी तरह से आपने देखिए जिक्र, खान साहब कि एक रवायती पॉलिटिशियन के तौर पे क्या वो काम कर रही हैं? आई डोंट थिंक सो। रवायती पॉलिटिशियन क्या-क्या जो है करेगा, वो ये कहेगा ठीक है यार लोगों को ना ज़बरदस्ती हेलमेट ना पहनाओ। कहीं पे ये हमारे खिलाफ ना हो जाएँ, ये हमें वोट ही ना दें, ठीक है? आप जो हैं, जो आपके मुआशरे का जो ऐसा तबका जो पावरफुल है, जो कि सप्रेस करता है औरतों के, बच्चियों के हुकूक को, उनसे पंगा ना लो, कहीं ये हमें लेने के देने ना पड़ जाएँ इलेक्शंस के अंदर। मरियम नवाज़ शरीफ ने तो हर उस तबके को नाराज़ किया है। उनसे उनसे कौन खुश होगा? कोई नहीं होगा। अब जो आपका माफ़िया है वो भी परेशान है, ठीक है? आम बंदा अगर आज से पहले क्या पहले किसी को ये अक्ल नहीं आई, बड़े-बड़े यहाँ पे डिक्टेटर आए हैं कि यार हम थोड़ा सिविलाइज़ करें लोगों को, बाइक पे चलने वाले लोगों को कहें आप हेलमेट पहनें, ट्रैफ़िक को आप इस तरह से चलाएँ, एजुकेशन के महकमे में हमको रिफ़ॉर्म लेकर आएँ, हम कोई अस्पताल अपने बेहतर करें, हम अपनी सड़कों का निज़ाम बेहतर करें। आई मीन शी इज़ डूइंग वर्क ऑन ऑल द फ्रंट्स। वंडरफुल जी, के वंडरफुल साथ-साथ वर्क। अवाम को जो है हीलिंग टच भी देने की कोशिश कर रही हैं। कुछ माह पहले तो टीएलपी ने आके सड़कों पे देखें किस किस्म का काम कर रखा था। लोग बाहर जाना जो है वो ठीक नहीं समझते थे। आज वही लोग जो हैं बसंत पे आप देखें लाखों की तादाद में सड़कों पे निकले हैं, उससे पहले न्यू ईयर्स पे निकले। तो लोग जीना बिल्कुल चाहते हैं। अपने जी, आप को बिल्कुल जान के अच्छे से बिल्कुल। हर त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो फ़िज़ा भी कायम की है, तो वो भी हुकूमत ने ही की है। ऑफ कोर्स जी, ऑफ कोर्स, क्रेडिट किसी वेयर में इट्स ड्यू। हिम्मत नहीं वही होती है उन्होंने, सर मज़हबी तबके के ऊपर हाथ डालने की। मरियम नवाज़ जी शरीफ साहिबा ने वो जुर्रत की है। जी बावजूद के वो जब वो आई थी इलेक्ट होके, एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी उनकी। जी। और जिनकी पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पंजाब को क्या दिया? उन्होंने उस्मान बुज़दार दिया। जी, सबसे जो ठंडा मेरिट की चीफ बात मिनिस्टर करते थे पाकिस्तान का। जो जी मेरिट की बात करते थे, उन्होंने उस्मान बुज़दार दिया। जी। आज से आपने, मैं मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, जो मैंने अब कभी पब्लिश नहीं किया। उस्मान साहब वो मेयो गार्डन्स लाहौर में एक तकरीब में मैंने खिताब करते हुए ये बात कही थी कि आप चंद साल रुकें, उसके बाद आप देखें कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का आपके मुआशरे को लेके इस सूबे के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। मैंने उस वक़्त ये बात कही थी आज से साल पहले। आपने बिल्कुल सही कहा था सर। मैं देख रहा हूँ लाहौर के अंदर फीमेल मोबिलिटी बढ़ी है, लड़कियां स्कूटियों पे आ गई। उन्होंने कॉलेजेस पे जाके फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री स्कूटीज दी हैं ताकि मोबिलिटी हो सके, मूवमेंट हो सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोबिलिटी होगी तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और फिर कुछ स्टेबिलिटी आ सकती सोशल मीडिया पे कंपैरिज़न्स हो रहे हैं सर। सोशल मीडिया पे जो है कंपैरिज़न्स हो रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर कैसे हो रहा है। जब बसंत मनाया गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तानीज़ आके और उन त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक इस सरज़मीं से है,
ना कि किसी मज़हब से है। और लोगों ने आप देख लें, प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। आप देख लें कि किस तरह से लाहौरी निकले हैं या बाकी पंजाब के लोग, उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया है। मैंने ऐसे-ऐसे व्लॉग्स देखे, लोग कराची से आके कह रहे हैं कि भई हम ये चीज़ कराची में क्यों नहीं हो रही है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखें जी, क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे वो ड्यू हो। तो मैं तो बहुत बड़ा मद्दाह हूँ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, और मेरी एक ख़्वाहिश है कि हिंदुस्तान के भी हर सूबे में ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हों, जो कोई किसी भी किस्म का कोई ना फ़र्क ना रखें अपने अवाम के अंदर, सबको इक्वल फुटिंग पे आके ट्रीट करें, सबके साथ में जो है अपनों सा सलूक करें, उनके त्योहारों में शरीक हों। तो अब देखिए, वो हमारे एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बच्ची का जो है हिजाब उतारने की कोशिश की, वो जो क्या कहते हैं नकाब चेहरे से उतारने की कोशिश की। सच अ सैड साहब थिंग। वो तो एक अलहदा डिबेट है जी, उस पर भी खासी देयर वाज अ पॉडकास्ट आई डिड विद फारूक सलेगा साहब, उसके ऊपर खासी डिस्कशन हुई थी इसी चक्कर में जी कि व्हाट डज इट शो, और उस पर खासे आंसर्स आए थे जी कि उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं है या ये है या वो है। बट जी, जी कोई अगर बात आपकी मेंटल बिल्कुल स्टेट सही ठीक है, नहीं है तो फिर पॉइंट उतरें आप, कुर्सी खाली करें। सही कहा। सर अभी हाँ। आपने जिक्र किया यंग पीपल का, और अभी आपने तस्वीर दिखाई थी यंग नेशन इन इंडिया की। सर आपके ख्याल में व्हाट डू द यंग पीपल वांट? आर दे नेशनलिस्ट और आर दे मोर इकोनॉमिकली ड्रिवन? उनका इस वक्त डिमांड क्या है, मोर नेशनलिज्म और पैसा, जॉब और डेवलपमेंट? सर, नेशनलिज्म का होना कुछ हद तक तो ठीक है, आपके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे शोर ज़्यादा डाला जाता है फॉर बीइंग अ नेशनलिस्ट, इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म कितना कुछ हमें यहाँ पे लेक्चर दिए जाते हैं। मैंने किसी अंग्रेज़ के मुल्क में आज तक, उस्मान साहब, कभी भी किसी भी सियासतदान को नेशनलिज्म के ऊपर लेक्चर देते हुए नहीं देखा। क्या वहाँ के लोग नेशनलिस्ट नहीं हैं? मेरी नज़र में नेशनलिज्म क्या है? आप अपने टैक्सेस पे करें टाइम से, आप सिविक सेंस हो आपके अंदर, अच्छा, आप जो हैं किसी का हक ना मारें, हुँ? जहाँ जाएँ वहाँ पे सिविक सेंस से मेरी मुराद है सड़क पे चलने का आपको पता हो, जगह-जगह पे आपने थूकना नहीं है, आपने ग जो है कचरा नहीं फेंकना है, आपने अस्पताल में कैसे जाना है, स्कूलों में कैसे जाना है, गाड़ियाँ कैसे चलानी है, सड़क पर चलना कैसे, बेसिक सिविक सेंस है ना, वो नहीं है हमारे यहाँ पे। तो किस नेशनलिज़्म की बात करते हैं हम? हमें ये तक नहीं पता कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है भाई उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है। हमें ये तक नहीं पता कि आपने अपने घर से बाहर निकल के आपने मुआशरे से डील कैसे करना है। जहाँ देखो एक-दूसरे को धक्का देते जा रहे हैं, गालियाँ देते जा रहे हैं, लड़ते-झगड़ते जा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक बंदा घर लौट कर आता है तो एक फ्रस्ट्रेशन के साथ वापस आता है और हम कह रहे हैं जी हम नेशनलिस्ट हैं। मैं तो नहीं समझता हम नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिस्ट होते तो हमारे यहाँ पे हमारे शहर अंग्रेज़ों के मुल्कों में जिस तरह के शहर होते हैं उतने ही खूबसूरत होते। हमारे यहाँ पे लोगों को पता होता कि आपने घर से बाहर, घर की सफाई आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब आप सारा जो कूड़ा है वो गली में नहीं फेंकना आपने। तो हमारे तो ये मसले-मसाइल हैं साहब, कहाँ का नेशनलिज़्म? और वैसे भी ये जो ऐज है, ये इंटरनेशनलिज़्म की है। दुनिया दिन-ब-दिन छोटी होती चली जा रही है। मुल्कों की एक-दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई मुल्क ये समझता है कि वो सर्वाइव कर सकता है अकेले रह के, तो ये एक कोई दिमाग का फितूर है जिसको इस किसी अगर अगर कोई पाल ले तो उसे जाके अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। कोई ऐसा सर मुल्क बात नहीं है आपने बिल्कुल दुनिया में सही जो की। रीजन्स ग्रो टुगेदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रीजन्स वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर, and एब्सोल्युटली। hopefully जी in the future Pakistan, India, the SAARC region can work together and grow together, and let's start with playing cricket and hopefully having good cricket good cricket rounds, एक दूसरे के साथ अच्छा खेल सकें तो शायद आगे जाके कोई अच्छी बात भी कर सके। Hoping for the best जी, and thank you so much for being here जी, I really appreciate your time जी, thank you so much, thank you so much। सर कुछ आपने ऐड करना है पॉडकास्ट में, और इज दैट अ गुड कंक्लूजन, या हम कुछ और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर? नहीं, मेरे ख़्याल से काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और थैंक यू सो मच आपने बुलाया प्रोग्राम में और इस तरह के जो हमारे जो टॉक्स हैं, ये जिस तरह से प्रमोट होनी चाहिए गुडविल जेस्चर के तौर पे,
तो वो भी बेहद ज़रूरी है, और मैं तो चाहूँगा हिंदुस्तान से लोग आएँ और वो अपने कमेंट्स का इज़हार करें यहाँ पे और बताएँ कि जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आई वुड लाइक टू चैलेंज देम, कि किसी के दिल में अगर ये बात हो कि नहीं, पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देना है और ये कर देना है, वो कर देना है, तो आखिर में मैं अपने हम वतनों को यही कहता चाहूँगा कि जो वाजपेयी साहब ने बात की वही इस खित्ते का एक ब्लूप्रिंट है। अगर हमने यहाँ पे सबने रहना यहीं है, पाकिस्तान यहीं होगा, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो भी वहीं होंगे, किसी भी जो है शक्ल में चाहे वो मौजूद हों, मगर उन्होंने रहना वहीं है। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के को प्रमोट करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और जो भी हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं उनको हम बातचीत के ज़रिए उनको रिज़ॉल्व करें, बी इट एनीथिंग। जब आप टेबल पे बैठ के बात करते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिस पर आप खुलकर अपने ख़्यालात का इज़हार ना कर सकें या फिर आप किसी दुरुस्त नताइज पर ना पहुँच सकें। तो जी, Of मैं course, तो Ji, of ये course. चाहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को खुदा ये तौफ़ीक दे कि वो आने वाले वक़्त में एक-दूसरे के साथ बैठ के अपने मामलात को हल करें, लोगों को एक-दूसरे से मिलने दें, और आपस में तिजारत करें, कल्चरल एक्सचेंज करें, एजुकेशनल एक्सचेंज करें, और इस खित्ते को एक जो है सही मायनों में इसे आगे लेकर चलें, और एक ग्लोबल स्टेज पे तब हम, अगर इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका हम सारे जब साथ में खड़े होंगे एज़ साउथ एशियंस, तो हमारी एक पावरफुल आवाज़ होगी, क्योंकि हम दुनिया की आबादी का ऑलमोस्ट 30% रिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे उस वक़्त। सो Of थैंक यू course, सो Ji, मच of फॉर हैविंग मी course. सर। बिल्कुल सही कहा जी आपने सर। यही आपने मुझे बात की थी बहुत अर्सा पहले, आई रिमेंबर हमारी डिस्कशन हुई थी, आपने कहा था जी कि कभी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान कोलैप्स भी करता है, आप सारे रेफ्यूजीज उठ के इंडिया ही भागेंगे और फ्रांस साथ थोड़ी जाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल, अगर कभी पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो भागना तो इंडिया ही है। पिछली बार कोलैप्स किया था 71 में, तो इंडिया ही भागे थे। जी कोई कोई म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड और उस तरफ तो नहीं भागा, कोई चीन तो नहीं भागा, इंडिया ही ऑफ भागे कोर्स थे। जी, आज ऑफ आज कोर्स। तक इंडिया में ही हैं। जी 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 हाँ, जी। ये सो इट्स एक बेटर टू तरफ हैव अ ईरान है, स्टेबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान कि एक पाकिस्तानी तरफ वहीं पे ईरान है, रहे। अफ़गानिस्तान है, देख लें वो कहाँ जाएँगे, वो यहीं आएँगे। जहाँ उनकी ज़बान बोली जाती है, जहाँ उनका खाना-पीना उनका मिलता-जुलता है, जहाँ पे उनका एक ही तरह का लिबास है, उनके लिए इंटीग्रेट होना वो इसी खित्ते में मुमकिन है। राइट जी, राइट। हुँ। Thank you so much, sir. Thank you again. Thank you again, Ji. Really appreciate your time, Ji.